तो जय हिंद दोस्तों, हमने अपना जो पहला फ्लटर एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ था और उसमें हमें कई सारे फ़ोल्डर्स और फाइल्स मिली हुई थी। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ये फ़ोल्डर्स क्या होता है और इससे कब हमें किस फ़ोल्डर को यूज़ करना होता है, किस फ़ोल्डर की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप अपने साइड पैनल में देख रहे होंगे कि डार्ट, टूल, आइडिया, एंड्रॉयड, बिल्ड, आईओएस, लिव ऐसे कई सारे फ़ोल्डर्स हमें दिख रहे हैं और कुछ फाइल्स भी दिख रही हैं। तो इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम सीखेंगे अभी। सबसे पहले हमें एक डार्ट टूल नाम से फ़ोल्डर मिला हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये फ़ोल्डर जो होता है, इसमें हमारे जो डार्ट लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं फ्लटर में कोड लिखने के लिए, उसके बारे में कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसमें लिखी हुई होती है। तो हमें इसका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसे हम कुछ जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इसका कोई यूज़ हमारे पास नहीं होगा अभी। इसके बाद हमें एक और फ़ोल्डर मिलता है, डॉट आइडिया। दोस्तों इसमें फ्लटर से रिलेटेड जो हम कोड हमारे पास होता है, उसके आईडीज़ इसमें मेंशन होते हैं। तो इसे भी हमें कभी यूज़ नहीं करना होता है, इस फ़ोल्डर को भी हम ऐसे छोड़ देते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। इसके अलावा हमें और जो फ़ोल्डर हमारे सामने आता है वो है एंड्रॉयड। इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों होता क्या है कि ये चूँकि हमारा जो फ्लटर का एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है, ये मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पर चलता है। जैसे कि एंड्रॉयड पर चलेगा, आईफ़ोन में चलेगा, वेब ब्राउज़र में चलेगा, मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ ऐसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है। तो ये जो एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है, ये इसे हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी हो कोड में, कोड लिखने के बाद, जो कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए है। जैसे किसी पार्टिकुलर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए कुछ सेटिंग होगी या कुछ ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम इस एंड्रॉयड फोल्डर को यूज़ करेंगे। ऐसी सेटिंग्स जो कि हमें सिर्फ एंड्रॉयड स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर ही सेट करनी है। इसके बाद जो हमारे पास फोल्डर है वो बिल्ड फोल्डर है। तो बिल्ड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे कोई भी कोड हम लिख रहे हैं तो इसे फाइनली हमें किसी प्लेटफॉर्म पर रन कराना होता है, चाहे हम डिबग मोड में रन कराएं या एप्लीकेशन को ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करना हो। तो इसके लिए जब हम कोड को रन कराते हैं तो इसमें एक बिल्ड फाइल क्रिएट होती है। जैसे कि एंड्रॉयड की बात करें तो एपीके होता है, आईफोन की बात करें तो आईपीए फाइल बनती है। वैसे ही अगर मैक ओएस की बात करें तो डीएमजी फोल्डर बनता है। तो ये बिल्ड जो फ़ोल्डर होता है, इसे हम हमें ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करना होता है। बस जब हम प्रोजेक्ट को रन कराएँगे तो उस स्पेसिफ़िक प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो रन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फ़ाइल होगी, जैसे कि आईपीए हो, एपीके हो, वो इसमें बनता है। तो हमें बिल्ड फ़ोल्डर को भी ज़्यादा नहीं छेड़ना है। इसके बाद हमारा आईओएस फ़ोल्डर आता है। आईओएस फ़ोल्डर क्या करता है दोस्तों, जैसे कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो कि आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए ही स्पेसिफिक हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर हम आईफोन की लाइब्रेरी से कोई पिक निकालना चाहे तो हमें उसके लिए परमिशन सेट करना पड़ता है, जो कि हम इस आईओएस फ़ोल्डर के अंदर में एक प्लेलिस्ट फाइल होगी, उसमें जाके सेट करते हैं। तो ऐसी अगर कुछ सेटिंग हमें करनी होगी जो कि आईओएस के, आईफोन के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ही होगी, तो फिर उसके लिए हम आईओएस फ़ोल्डर को यूज़ करेंगे। इसके बाद जो दोस्तों हमें फ़ोल्डर मिलता है वो है लिब फ़ोल्डर। इसको हम लाइब्रेरी फ़ोल्डर भी बोलते हैं और हम फ्लटर का कोड लिखते हुए मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसी फ़ोल्डर में रहेंगे आगे। तो इस फ़ोल्डर को अच्छे से समझना है दोस्तों। इसमें एक हमें जो मेन डॉट डॉट फाइल बनी बनाई मिली है वो अभी हमारे सामने ओपन है, और इसके अलावा भी हम और कई सारे डॉट फाइल को हम इसमें क्रिएट करेंगे और उसमें कोड लिखेंगे। तो जो हमारा मेन कोडिंग पार्ट होगा वो इसी लिब फ़ोल्डर के अंदर में होगा। तो ये सब कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर ही है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इसी फ़ोल्डर में रहेंगे काम करते हुए। उसी तरह इसके अलावा जब सबसे पहले ये फ्लटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये आईओएस और एंड्रॉयड के लिए हुआ था। बट उसके बाद टाइम के साथ इसमें लिनक्स में मैक ओएस, वेबसाइट के लिए वेब फ़ोल्डर या विंडोज़ फ़ोल्डर, ऐसे कई सारे हमें फ़ोल्डर्स मिले। तो जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ एंड्रॉयड या आईओएस डिवाइस में ही रन करेगा,
तो हम iOS और एंड्रॉयड डिवाइस को के फोल्डर को छोड़ देंगे, और बाकी जैसे हम चाहते हैं कि हम लाइनक्स के लिए हम इस कोड को नहीं लिख रहे हैं, तो हम चाहे तो लाइनक्स फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, या मैक ओएस को चाहते हैं कि हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हम इन सब को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कोड को कम कर लेते हैं ताकि कोड ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हमने लाइनक्स को यूज़ नहीं करना है, तो मैंने लाइनक्स को डिलीट कर दिया। इससे हमारे कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये कोड लाइनक्स पर नहीं चलेगा, या अगर हम मैक ओएस को डिलीट कर देते हैं तो ये एप्लीकेशन अब मैक ओएस में रन नहीं करेगा। इसके अलावा अब हमें जो फ़ोल्डर मिलता है वो है टेस्ट। दोस्तों, जब हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो जाता है तो हम टेस्टिंग के लिए कुछ कोड लिखते हैं, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन में हमने कुछ एपीआई यूज़ करी है या कुछ फंक्शंस लगा रखे हैं तो वो प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं। तो एक होता है कि हम मैनुअली एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिट टेस्टिंग का कोड हम इसमें लिख सकते हैं, जो कि हमें मैनुअल टेस्टिंग करके देता है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम इसकी सेटिंग्स करते हैं या इसमें कोड लिखते हैं। तो फिलहाल अभी हमें इस फोल्डर की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो खैर इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको रखते हैं। इसके अलावा अगर हम अपना एप्लीकेशन को वेबसाइट में चलाना चाहते हैं तो इस वेब फोल्डर को रखेंगे, नहीं चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ ये विंडोज़ फोल्डर के साथ है। चलिए वेब को रख लेते हैं और वापस से विंडोज़ को भी डिलीट कर देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास अब कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि गिट इग्नोर है। तो गिट इग्नोर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और मल्टीपल डेवलपर्स आपके साथ हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको कोड के बैकअप के लिए आप कोड को पुश करके रखते हैं गिटहब में या गिटलैब में। तो कुछ फाइल्स हमारे पास ऐसी जनरेट होती है जो कि जिस एडिटर में हम काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर मशीन में हम काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ फाइल्स होती है। तो हमें उसको बैकअप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे अगर कुछ फाइल्स हैं हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और उससे हम बैकअप नहीं रखना चाहते हैं, उसका बैकअप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हम इस गिट इग्नोर फाइल में उसको मेंशन करेंगे। तो जब हम कोड को पुश करेंगे गिट पर, तो फिर वो फाइल नहीं अपलोड होगी। तो इसके लिए हम इस गिट इग्नोर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है मेटा डेटा। इसमें भी हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस फाइल ट्रैक्स प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्लटर प्रोजेक्ट। तो इस फ्लटर प्रोजेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी को ये ट्रैक करता है, जैसे प्लेटफॉर्म क्या है और ये किस किस डिवाइस पे चलना है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को ये ट्रैक करता है। बाकी हमें इसमें कुछ मैनुअली चेंज नहीं करना होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एनालिसिस अंडरस्कोर ऑप्शंस डॉट YAML। इस फाइल का क्या यूज होता है दोस्तों, जैसे हम कुछ ऐसा लिंट फाइल यूज करना चाह रहे हैं जो कि टेम्परली हमने डेव डिपेंडेंसी के लिए यूज करनी है, तो हम उसको हम इस एनालिसिस ऑप्शन YAML में इंक्लूड कराना होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है फोल्डर ये .iml फोल्डर। तो बेसिकली ये एक जावा मॉड्यूल है जिसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या से रिलेटेड पर्टिकुलर सेटिंग्स को इसमें स्टोर करके रखते हैं। हमें इसमें भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास आता है pubsec.log और pubsec.yaml। तो दोस्तों pubsec.log से पहले हम pubsec.yaml को इसके बारे में जानते हैं। होता क्या है कि जैसे हम कोई डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं या कोई इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, या इसके अलावा कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें उस फ़ॉन्ट को या उस डिपेंडेंसी को इस फाइल में ऐड करना होता है, और उसके बाद हम टर्मिनल के थ्रू pubget का कमांड चलाते हैं या सेव करेंगे VS कोड में, तो ऑटोमेटिक pubget कमांड चल जाता है और वो फाइल हमारी ऐड हो जाती है इसमें। और फिर वापस से जो फाइल ऐड हो जाती है वही pubsec.log में जाके सेट हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने गिट इग्नोर के बारे में पढ़ा था, तो गिट इग्नोर में वही, जैसे कि ये pubsec.log है, चूँकि ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ये सब जितने भी डेवलपर्स हमारे साथ काम कर रहे होंगे सबकी सिस्टम का अपना अपना pubsec.log बना हुआ होगा, और जैसे ही वो pubspec.yaml में कुछ डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और गेट कमांड चलाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक pubsec.log फाइल चेंज हो जाती है। तो हम pubsec.log को गिट इग्नोर में सेट कर सकते हैं ताकि ये फोल्डर बैकअप में ना जाए। चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत उससे नहीं है।
तो ये होता है pubsec.yaml। इसका भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि डिपेंडेंसी हम इमेज गेट करने के लिए, हम इमेज पिक करने के लिए हम डिपेंडेंसी सेट करना चाहते हैं, या कोई कस्टम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, या कुछ इमेज हम बाहर से इंपोर्ट कराना इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो वो सब मेंशन करना होता है pubsec.yaml में। इसके बाद हमें मिलता है एक readme.md फाइल। बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्या करता है, इसमें कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, डार्ट का, फ्लटर का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, कौन कौन सी हम डिपेंडेंसी यूज करना चाह रहे हैं या हमने किया हुआ है, वो सारा कुछ इसमें हम ट्रैक करके नोट करके रखते हैं। तो ये था ये हम हमारे पास जो फोल्डर्स और फाइल्स हमें क्रिएट हुई मिली थी प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम में, उसके बारे में अभी हमने देखा। और तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें टाइम देना है वो इस लाइब्रेरी फ़ोल्डर यानी लिब फ़ोल्डर के अंदर में हमें काम करना है, तो इसके बारे में ज़्यादा समझना है। फिर उसके बाद pubsec.yaml के बारे में हमें ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 2 फाइल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इसके अलावे जैसे हम एंड्रॉयड में एंड्रॉयड फ़ोल्डर है हमारे पास, या iOS फ़ोल्डर है, या वेब फ़ोल्डर है, तो कुछ स्पेसिफ़िक सेटिंग अगर हमें एंड्रॉयड iOS या वेब के लिए करनी होती है, तो फिर हम इस फ़ोल्डर को यूज़ करेंगे। बाकी इतने फ़ोल्डर्स पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो इस क्लास में बस अभी इतना ही। बाकी अगले क्लास में हम जो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ हमें मिला हुआ है अभी, इसे सारा कुछ कोड को डिलीट करेंगे और फिर उसको वापस से हम सेट करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट इसका अच्छे से हमें क्लियर हो जाना चाहिए पहले कि ये कोड क्या क्या है और कैसे ये काम कर रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।